वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित कुछ बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वर्तमान मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ। ठीक है, मुद्रा जो है वो चलन में क्यों आई, वर्तमान समय में हम जो मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसका आविष्कार क्यों किया गया, उसके क्या कारण हैं इनमें से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से वर्तमान समय में जो मुद्रा का आविष्कार हुआ है, मुद्रा जो चलन में आई है, उसका मुख्य कारण क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। जो बार्टर सिस्टम पहले चलन में था, जिसके अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जैसे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी सफलता के लिए क्या जरूरी था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स हम कह सकते हैं। तो देखिए, आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति अगर ए और बी आपस में लेन देन करने वाले हैं और ए व्यक्ति के पास में एक्स वस्तु है और बी व्यक्ति के पास में वाई वस्तु है, तो देखिए इनके बीच में लेन देन कब संभव होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में, जब ए व्यक्ति को वाई वस्तु की आवश्यकता है और बी व्यक्ति को अगर एक्स वस्तु की आवश्यकता है, तो ये जो प्रणाली है वो सफल हो जाएगी। पहले अगर हम देखें वस्तुओं की मात्रा कम थी, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास का स्तर बढ़ता गया तो नई नई वस्तुओं का चलन में आना, नई नई वस्तुओं का आविष्कार होता गया। ठीक है, तो व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो भी एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ती गई है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो सफल नहीं हो पाई, उसकी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तरह से क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा की उचित परिभाषा क्या है। ठीक है, मुद्रा को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ऐसी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करें, ऐसी वस्तु जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो, करों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाने वाली वस्तु, या फिर जिस वस्तु को लोग सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार करते हों। तो इनमें देखिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन उचित दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इनमें से ज़्यादा सही जो हैं वो आपका हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। ठीक है, कि मुद्रा एक तरह से क्या है, लोग जिसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए स्वीकार करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। अगला देखिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्य का मतलब मुद्रा मुख्य रूप से किन कामों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो मुद्रा के मुख्य रूप से दो काम होते हैं। ठीक है, एक तो ये क्या करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करने के लिए प्रयोग की जाती है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए, जिसको हम कहते हैं विनिमय का माध्यम। और दूसरा, किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी, उसका मूल्य क्या होगा, उसको मुद्रा के द्वारा मापा जाता है, तो मूल्य का मापक। ये दोनों एक तरह से मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए, स्थगित भुगतानों की अगर हम बात कर रहे हैं, या जो मुद्रा है उसको संचय के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपके हो जाएगी गौण कार्य, इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, या इनको हम द्वितीय कार्य में सम्मिलित करते हैं। तो प्राथमिक कार्य के लिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा, मुद्रा के गौण कार्य कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, मुद्रा के द्वितीय कार्य कौन से हैं। तो देखिए, मुद्रा जो है उसका प्रयोग भविष्य में भुगतानों के लिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थगित भुगतानों का मान, डिफर्ड पेमेंट, और मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये दोनों एक तरह से क्या हैं, गौण कार्य में सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन हो गया आपका, साख एवं आय का वितरण है, ये एक तरह से आकस्मिक कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। पूंजी की तरलता हो गया जैसे। ठीक है, तो गौण कार्य आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का गौण कार्य नहीं है? सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीयक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभी बताया था मैंने आपको कि जो मूल्य का संचय हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और डिफर पेमेंट स्थगित भुगतानों का जो मान होता है ये मुद्रा के गौण कार्य होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, द्वितीयक कार्य होते हैं। ठीक है, तो मूल्य का जो मापदंड है मेजर ऑफ वैल्यू, ये एक तरह से प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राथमिक कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्रकार में क्या शामिल नहीं है? टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? बैंक साख या क्रेडिट मनी जिसको कहा जाता है साख मुद्रा, ये आपका मुद्रा के प्रकार में आ जाएगा। पेपर मनी, पत्र मुद्रा भी आपका मुद्रा का प्रकार है। धातु मुद्रा, मेटलिक मनी, इसको भी हम सम्मिलित करेंगे मुद्रा के प्रकार में। सोना, ठीक है, ये मुद्रा का प्रकार नहीं है। सोना एक तरह से मतलब जो धातु मुद्रा होती हैं जो सोने की बनी हो सकती हैं, लेकिन केवल सोना को हम मुद्रा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर से हो जाएगा? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वैधानिक मुद्रा का रूप कौन सा है? लीगल मनी। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें लीगल मनी, वैधानिक मुद्रा जैसे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो चलन में मुद्रा होती हैं, सर्कुलेशन में जो मनी होती हैं, वो एक तरह से वैधानिक मुद्रा होती हैं और उसको लेने के लिए कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी के लिए तो व्यक्ति मना कर सकता है, इसमें बाध्यता नहीं होती है। लेकिन जो प्रचलन में मुद्रा है, कागजी नोट और सिक्के, इनको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? वैधानिक मुद्रा कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कानूनी मुद्रा का रूप किसे दिया जाता है? ठीक है, कानूनी मुद्रा क्या होती हैं? जो देश का मौद्रिक प्राधिकरण होता है, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा जो भी करेंसी इशू की जाती हैं। ठीक है, भारत में जैसे सरकार के द्वारा या फिर देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी मुद्रा जारी की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? कानूनी मुद्रा कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मनी जो है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुद्रा का जो प्रयोग है समस्त वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए, ठीक है, जो समस्त प्रकार का पेमेंट है, भुगतान है, वो मुद्रा के रूप में किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, मुद्रा की आवश्यक शर्त इसमें अगर हम देखें तो मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का संचय हो और लेखे की इकाई। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय मुद्रा क्या है? ठीक है, भारतीय मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा है या फिर सांकेतिक मुद्रा या फिर दोनों हैं, प्रमाणिक भी हैं और सांकेतिक भी हैं। तो देखिए, प्रमाणिक मुद्रा की अगर हम बात करें तो प्रमाणिक मुद्रा क्या होती हैं? ऐसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अंकित मूल्य जैसे कि ये 10 रुपये का सिक्का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10, तो ये क्या है? अंकित मूल्य है। और इसमें जो धातु प्रयोग की गई है अगर उसका मूल्य भी 10 रुपये के बराबर है तो इसी मुद्रा को हम क्या कहेंगे? प्रमाणिक मुद्रा। जबकि सांकेतिक मुद्रा में एक तरह से क्या होता है कि ये जो 10 रुपये का सिक्का है लेकिन इसमें जो धातु का प्रयोग किया गया है, मेटल, उस धातु का जो मूल्य है वो इस 10 रुपये से एक तरह से क्या है? कम है। मतलब
वास्तविक मूल्य कम होता है किसकी तुलना में, अंकित मूल्य से, तो इसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अब भारत में जो मुद्रा चलन में है, जैसे सिक्का है माना कि 10 रुपए का, तो इसमें जो धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु का मूल्य 10 रुपए के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर उसको धातु के रूप में पिघला के अगर बेचा जाए तो उससे 10 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब भारतीय मुद्रा जो है वो किस प्रकार की मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है। अगला देखिए, M4 को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। भारत में मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में 4 माप हैं, ठीक है। अगर हम M1 माप की बात करें तो M1 में क्या होता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। जो चलन में मुद्रा है और मांग जमाए हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जब हम M2 की बात करते हैं तो M2 में हमारा क्या आ जाता है, M1 के साथ में डाकघरों के पास में जो जमाएं होती हैं उसको हम शामिल करते हैं। M3 की अगर हम बात करें तो इसमें M1 के साथ में व्यावसायिक बैंकों के पास में जो समय जमाएं होती हैं, टाइम डिपॉजिट, उसको हम सम्मिलित करते हैं। और जब हम M4 की बात करते हैं तो M4 में एक तरह से क्या होता है, M3 के साथ साथ में, ठीक है, M3 में हम क्या प्लस कर देते हैं, डाकघरों के पास में जो कुल जमाएं होती हैं उसको अगर हम सम्मिलित कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। M3 में डाकघर बचत संगठनों के पास में कुल जमाएं हैं उसको जोड़ने पे M4 आ जाएगा, ठीक है। और M1 को क्या कहा जाता है, नैरो कंसेप्ट कहा जाता है, संकीर्ण। और M3 को एक तरह से क्या कहा जाता है, विस्तृत दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला है, भारत में 100 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला है, बैंक के क्या कार्य हैं, ठीक है। बैंक एक तरह से क्या करती हैं, तो बैंकों के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, अपनी जमाओं को, अपने पास में जो भी मुद्रा होती है उनको बैंकों के पास में जमा कराते हैं, और दूसरा बैंक क्या करता है, इन जमाओं को उधार देता है, ठीक है। तो जमाएं स्वीकार करना और ऋण करना, मतलब मुद्रा का लेन देन करना, मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो देखिए, मुद्रा का व्यापार किया जाता है, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो बैंक क्या करते हैं, मुद्रा के व्यापार के साथ में उसका निर्माण भी करते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होती हैं साख निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर जो है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से बैंकों का प्राथमिक कार्य, ठीक है। तो बैंकों के प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो यहाँ पे देखिए, ऋण देना तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुख्य कार्य अगर हम देखें, प्राथमिक कार्य में हम क्या शामिल करेंगे, जमा स्वीकार करना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कार्य हो जाएगा, बैंकों का प्राथमिक कार्य है। और ऋण देना अगर साथ में लिखा होता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो जमा स्वीकार करना मुख्य कार्य बैंकों का ये होता है। फिर अगला है, कागज के नोट क्या हैं इनमें से, ठीक है। तो देखो, कागज के जो नोट होते हैं उनको हम धातु के रूप में, सोने चांदी के रूप में नहीं बदलवा सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये का नोट देके हम बदले में 100 रुपये के बराबर सोना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, ठीक है। तो जो कागजी नोट भारत में चलन में है उनको हम किस में रखेंगे, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की श्रेणी में रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे।